आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे थे। आतिशी बोल रही थी। इससे पहले सौरभ भारद्वाज ने कहा कि आम आदमी पार्टी जो कह रही थी वही हुआ है। आम आदमी पार्टी का दावा ये कि सत्य की जीत हुई है, कोई भी सबूत नहीं था, कोई मनी ट्रेल नहीं था संजय सिंह के खिलाफ, और वही बातें आज सुप्रीम कोर्ट ने भी पूछी हैं ईडी से। तो आम आदमी पार्टी एक बार फिर वही जो दावे आम आदमी पार्टी के हैं उन्हें दोहराती हुई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। लेकिन आइए अब देखते हैं देश के चुनावी संग्राम पर TV9 भारतवर्ष का नया शो हमारा नेता कैसा हो। नागपुर से नितिन गडकरी एक्सक्लूसिव। गडकरी साहब, नागपुर में अलग ही जोश दिख रहा है, एकदम अलग ही जोश दिख रहा है। हाँ, अच्छा, बहुत अच्छा। भगवादारी तैयारी आ रहे हैं भगवादार, अटल अडवाणी कमल निशान मांग रहा है हिंदुस्तान। ये विजय तिलक है जी, विजय तिलक है। 400 पार का विजय तिलक है। 400 पार। ये है गडकरी जी का रोड शो। हम नागपुर की सड़कों से गुजर रहे हैं। यहाँ पर एक भी बैनर नहीं दिखेगा आपको, क्योंकि गडकरी जी ने कहा है कि मैं बैनर के साथ नहीं, मैं खुद ही कैंपेनिंग कर रहा हूँ। ये रोड शो है केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का। नागपुर उनका गढ़। नागपुर संघ की अगर बात की जाए तो मुख्यालय है यहाँ पर, और ये देखिए लोगों का जोश। बिल्कुल उनका है, सादगी से अपना काम लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं वो, क्योंकि उन्होंने जो काम किया है उस पर उनको विश्वास है। ये तस्वीरें आपके सामने जो हैं नागपुर की हैं, और नागपुर में यहाँ पर आप नितिन गडकरी जी का देखते हैं रोड शो निकलते हुए। सड़कों से बाहर, घरों के बाहर लोग निकल रहे हैं, उनको देखना चाहते हैं, और यहाँ पर एक जोश जो है वो अलग है। 5 लाख पार क्या है, 400 पार तो सुना था हमने। 400 पार तो अपने भारतीय जनता पार्टी के एनडीए की सीटें आने वाली है, और 5 लाख पार ये मार्जिन रहने वाला नितिन जी का ये चुनाव में। कोशिश यही है कि 5 लाख से ज्यादा मेरी मार्जिन है। तो TV9 भारतवर्ष ने नागपुर में नितिन गडकरी जी की लोक संवाद यात्रा को कवर किया और देखा कि लोगों में क्या जोश है, क्या उत्साह है गडकरी जी को लेकर। सबसे पहला सवाल, मैंने आपका इंटरव्यू दिल्ली में भी किया है, यहाँ पर भी किया है, लोगों से भी मिला हुआ। गडकरी जी का मन कहाँ लगता है, दिल्ली या नागपुर? नहीं, मन तो दिल्ली भी लगता है, नागपुर भी लगता है, पर नागपुर मेरा जन्म स्थान है। मैं यहाँ का भूमिपुत्र हूँ, और जो बड़ा बना हूँ आज वो नागपुर में ही अपने कार्य की शुरुआत करके बड़ा बना हूँ, पार्टी में भी और सरकार में भी। और नागपुर की जनता अगर मुझे MP नहीं बनाती, अगर मुझे काम करने का मौका नहीं देती, तो शायद मैं दिल्ली नहीं पहुँच पाता। कहते हैं कि गडकरी जी के पीछे पूरा का पूरा नागपुर का समर्थन है। मैं जब सड़कों पे जा रहा था आपके रोड शो को कवर करते हुए, तो नागपुर में एक नया नारा सुना मैंने। वो नारा था अब की बार 5 लाख पार। तो मैंने पूछा ये क्या है, 5 लाख क्या है, वहाँ तो 400 बोल रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि 5 लाख के डिफरेंस से जीतेंगे गडकरी जी। ये क्या है? ये ऐसा है कि इस बार कोशिश यही है कि 5 लाख से ज़्यादा मेरी मार्जिन बने चुनाव जीत की। तो ये सभी कार्यकर्ताओं का भी संकल्प है, और मैंने भी अपना उद्दिष्ट रखा है। देखिए क्या होता है, तो मेरा विश्वास है कि निश्चित रूप से पार हो। लेकिन कांग्रेस का गढ़ रहा है ये, और जिसमें इस कांग्रेस के बैस्टियन को आपने तोड़ा। कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो कहते हैं अगर 5 लाख का वो बात कर रहे हैं तो उनको कम से कम 85% वोट प्रतिशत मिलना चाहिए। नहीं, ऐसा है कि टोटल यहाँ 22.5 लाख तक वोटिंग है, 22 लाख वोटर होंगे। अगर उसमें 70% वोटिंग होता है तो कम से कम 14 लाख 13.5 लाख वोटिंग होगा, और 14 लाख में कम से कम मैं 60-70% वोट लेता हूँ, तो भी मेरी मार्जिन 5 लाख की होगी। अच्छा, देखिए मैथ्स में और नंबर्स में तो आपको कोई डिफीट नहीं कर सकता, लेकिन इसीलिए सवाल है ये 400 पार कैसे होगा? नहीं, 400 पार ये ऐसा है कि मोदी जी के नेतृत्व में 10 साल में हमने जो विकास का काम किया है, जो प्रगति की है, वो लोगों को इसका अनुभव हो रहा है, और इसलिए लोगों के मन में होप जगी है कि अगर देश का भविष्य बदल सकते हैं तो भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में बदल सकती है, और इसलिए निश्चित रूप से लोगों का समर्थन है। और उसके कारण हम इस बार 370 भाजपा के और एनडीए के मिलाकर हम 400 पार हमारा समर्थन होगा, ये उद्दिष्ट हमने रखा है,
और निश्चित रूप से हम उसमें कामयाब होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। लेकिन गडकरी जी, अगर एक्सपर्ट्स की बात माने और जो हम देखते हैं आंकड़े, नॉर्थ में बीजेपी का परफॉर्मेंस एकदम पीक पर रहा है, वहाँ पे कोई स्कोप बचता नहीं है, बहुत माइनर स्कोप होगा 1 या 2 सीट का। साउथ का एरिया है जिसको आप लोग टारगेट कर रहे हैं और वहाँ पर ये कहा जाता है कि वोटिंग परसेंटेज तो भले ही बढ़ जाए, लेकिन इन टर्म्स ऑफ नंबर वो ट्रांसलेट नहीं होगा। देखिए, कर्नाटक में हमारा राज्य रह चुका है और कर्नाटक में हम बहुत शानदार जीतेंगे। तेलंगाना और आंध्र में, उसमें तेलंगाना में पिछले बार 4 सीटें जीते थे, इस बार उससे ज़्यादा जीतेंगे। आंध्र में हमारी अलायंस अच्छी हुई है और तमिलनाडु और केरल दोनों हमने अभी तक जितना चाहिए उतना यश नहीं मिला है, पर इस बार हमको दोनों राज्यों में अच्छा यश मिलेगा, ऐसी हमको उम्मीद है। अब एक सवाल है, वो ये है कि जब पहली लिस्ट आई तो आपका नाम नहीं आया, तो दिल की धड़कनें सबकी बढ़ गई, ये क्या हो गया। फिर ऐसी खबर आई कि गडकरी जी और प्रधानमंत्री जी की एयरपोर्ट पे मुलाकात हुई और उसके बाद जब महाराष्ट्र की लिस्ट आई तो सब कुछ ठीक था, आपका नाम आया, लोगों की सांसों में सांस आई। ये क्या था? कोई बात नहीं हुई और ऐसी कोई चर्चा भी नहीं हुई, ये सब मनोकल्पित बातें हैं। पहली बार जब पार्लियामेंट्री बोर्ड में पहली लिस्ट जाहिर हुई तब उत्तर प्रदेश, गुजरात और मध्य प्रदेश, यहाँ के प्रदेश की टीम आई, पार्लियामेंट्री बोर्ड से उनकी चर्चा हुई और जो उम्मीदवार उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात से थे उनके नाम जाहिर हुए। महाराष्ट्र की लिस्ट इसलिए लेट हुई क्योंकि हमारे अलायंस पार्टनर 3 थे, हमारे बीच में चर्चाएं चल रही थी और जब महाराष्ट्र की लिस्ट है उसमें मेरा नाम तुरंत आ गया। तो ये इसका कोई किसी इससे संबंध नहीं है, कारण न होते लोगों ने अटकलों में कारण आप ऐसी बातें लगाते हैं, वो बेबुनियाद है और उसका वस्तुस्थिति के साथ कोई संबंध नहीं है। गडकरी जी, हम नागपुर में हैं, आप नागपुर और दिल्ली दोनों में रहते हैं। यहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा है और अगले 2 महीने बहुत रहेगी, लेकिन वहाँ पर राजनीतिक गर्मी बहुत बढ़ी हुई है। इस वक्त विपक्ष के 2 मुख्यमंत्री जेल में हैं, वो कह रहे हैं सब बीजेपी करवा रही है। देखो, कानून अपना काम करता है, ना हमारी सरकार की ओर से ना पार्टी की ओर से। हम इस प्रकार की कोई राजनीति कभी करते नहीं। जो कोई गड़बड़ियाँ होती है उसके खिलाफ एजेंसी अपनी कार्रवाई करती है, अगर वो गलत है तो उनको कोर्ट में जाने का अधिकार है। नहीं, लेकिन अरविंद केजरीवाल का ये कहना है कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं है, कोई मनी ट्रेल नहीं है। इसलिए तो कोर्ट तय करेगा, अभी तक सब जुडिस है मैटर, इस समय उस पर कोई टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। दिल्ली के रामलीला मैदान में इंडिया गठबंधन की रैली होती है। 28 पार्टियां मिलकर आरोप लगाती हैं कि लोकतंत्र का गला घोट रही है बीजेपी और तानाशाही से विपक्ष को ख़त्म कर रही है। यह आरोप बेबुनियाद है और वस्तुस्थिति के तहत उसका कोई संबंध नहीं है। हम वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और लोकतंत्र पर हमारे पार्टी का, हमारे नेताओं का, प्रधानमंत्री जी का पूरा विश्वास है, ऐसा कोई होने की संभावना नहीं है। लेकिन आपने विदेशों की बात की, वहीं से कई विदेश, अगर देशों की बात की जाए, यूएन की बात की जाए, तो उन्होंने कमेंट किया है भारत के ऊपर, जो अभी तक हाल में पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुए हैं अरविंद केजरीवाल को लेकर, उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये जो कार्रवाई हुई है इसका पॉलिटिकलाइजेशन करना उचित नहीं है। ये अपने अपने मेरिट पर एजेंसी स्वायत्त है, वो अपना काम करती है, कानून अपना काम करती है और वो अगर गलत कार्रवाई हुई तो वो कोर्ट में जाके उनको न्याय मिल सकता है। इन विषयों का कोई संबंध हमने कुछ अपने दबाव में, हमारे पार्टी ने या हम प्रधानमंत्री जी ने या मंत्री जी ने या सरकार ने कोई दबाव डालकर किया, ऐसे नहीं है। इसलिए मुझे लगता है ये सब चर्चा है गलतफहमी के कारण हो सकती है। अगर वस्तु समझेंगे तो उनके मन में अगर कोई गलतफहमी होगी तो निकल जाएगी। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है, आपने कोर्ट का जिक्र किया, अरविंद केजरीवाल ने कोर्ट में बहुत गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा अरविंदो फार्मा जो है, उस कंपनी के डायरेक्टर का नाम लिया। उन्होंने कहा कि कथित शराब घोटाले में कंपनी के डायरेक्टर गिरफ्तार हुए, फिर उन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए बीजेपी को 52 करोड़ रुपए दिए और फिर उन्होंने अप्रूवर बनाया गया और उसी के आधार पर ईडी ने उनके खिलाफ कार्रवाई की है, केजरीवाल के खिलाफ। देखिए, इन सब बातों का जो है कोर्ट में इसका इंक्वायरी हो रही है। लेटेस्ट कोर्ट हमारे इंडिपेंडेंट इम्पार्शियल फेयर है और कोर्ट का मैटर सब जुडिस होने के बाद उसके ऊपर कोई बोलना उचित नहीं है। इससे एक सवाल और पूछूंगा, विपक्ष ये कहता है कि 25 से ज़्यादा ऐसी कंपनियां हैं जिन पर सरकारी जांच एजेंसियों की कार्रवाई हुई, उन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड दिए और कार्रवाई ठंडी पड़ गई।
ये गलत है। देखो कहीं ना कहीं जो इनकम टैक्स और ये बड़े बड़े कंपनियों के साथ होता है, और यही कंपनियों ने इलेक्ट्रल बॉन्ड में भाजपा को अगर पैसे दिए तो बाकी पार्टियों को भी दिए। तो ये तो कोई किसी काम का इसके साथ संबंध नहीं है, ऐसा जोड़ना उचित नहीं होगा। लेकिन क्या ये मैसेजिंग नहीं जा रही है कि जो जांच एजेंसियां हैं वो दबाव में काम कर रही हैं, वो पॉलिटिकल प्रेशर के अंडर काम कर रही नहीं, हमारा कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं, ये सब गलत बात है, बेबुनियाद है। और इसमें कानून अपना काम करता है, एजेंसी अपना काम कर रही है, कोर्ट में केसेस है, उचित बातों के बारे में कोर्ट इसके बारे में उचित निर्णय करेगा। बीजेपी प्रफुल्ल पटेल पर आरोप लगाती थी कि एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस के विलय में करोड़ों की हेराफेरी हुई। ईडी 2019 में एक बिचौलिए को भी कोर्ट में पेश कर चुके, लेकिन प्रफुल्ल पटेल एनडीए में शामिल हुए और 8 महीने बाद बरी हो गए। देखिए, जो कानूनी प्रक्रिया है उसके बाद में जो तथ्य सामने आए उसके ऊपर सीबीआई ने अपनी अर्जी सम्मिलित की है। मुझे लगता है कि हर चीज़ के पीछे उसको जोड़ना और उसको बदनाम करना या उसके पीछे कुछ इंटेंशन ने करके कहना उचित नहीं होगा। लेकिन विपक्ष ये आरोप लगाता है कि बीजेपी सरकारी एजेंसियों के दम पर उनके नेताओं को तोड़ रही है। विपक्ष का आरोप बेबुनियाद है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी के पास वॉशिंग मशीन है जिसकी कीमत 8,552 करोड़ रुपए है, जिससे विपक्ष के नेता बेदाग बाहर आते हैं। मुझे मालूम नहीं, अगर कोई मशीन होगी तो उसकी टेक्नोलॉजी क्या होगी उनको ही मालूम होगा। तो आप एक काम करिए, उनसे ही पूछिए ज़्यादा, और मशीन के फोटोग्राफ निकाल लीजिए कौन सी है। तो ऐसी कोई मशीन नहीं है, इस प्रकार के आरोप करना बेबुनियाद है। मैं एक महाराष्ट्र के नेता की बात करता हूँ। आपकी सरकार यूपीए सरकार के खिलाफ वाइट पेपर लेकर आती है, श्वेत पत्र लेकर आती है, आदर्श घोटाले का जिक्र होता है। कुछ दिन बाद जिन पर आप घोटाले का आरोप लगाते थे उन्हें बीजेपी से राज्यसभा भेज देते हैं, अशोक चौहान। क्या कहेंगे आप इसमें? देखिए, पार्टी हमारी मास पार्टी है, अलग अलग लोग आते हैं जाते हैं, कभी कभी राजनीति में आरोप लगते हैं, इंक्वायरियाँ होती है। अब तो इसके पहले भी जब से हमारी 47 के बाद में इतिहास में अनेक दाखले ऐसे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि इन सबको एक दूसरे को जोड़कर हमारे पार्टी को और सरकार को बदनाम करना उचित नहीं होगा। लेकिन क्या नितिन गडकरी जी, अशोक चौहान, अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल जैसे नेताओं को ईमानदार मानते हैं? नहीं, हम किसको ईमानदार और बेईमान बोलने का सवाल ही नहीं उठता। राजनीति में पार्टी में लोग आते हैं जाते रहते हैं, एक नैसर्गिक प्रक्रिया होती है, उसी का वो पार्ट होता है। हर चीज़ के रीजनिंग और हर चीज़ के बारे में विस्तृत बातें, ये तो मुझे लगता है कि समय के अनुसार विपक्ष की पार्टी इसके ऊपर आरोप करते हैं। उनके पार्टी में कौन जा रही है वो देखा है क्या आपने? अगर वो जो लोग जाते हैं उनके ऊपर भी आरोप होते हैं जो उनके यहाँ जाते हैं। तो ये क्या है कि ओवरऑल राजनीति इस प्रकार का मोड़ लेती है, उसमें सभी पार्टियों में कुछ आते हैं जाते हैं, इधर से लोग जाते हैं, ये प्रक्रिया चलती रहती है। इसको पॉलिटिकल मोटिवेशन के आधार पर एक दूसरे के प्रति इस प्रकार का फीलिंग तैयार करके बदनाम करना, ये बहुत दिनों से चलता आ रहा है, ये उचित नहीं है। लेकिन क्योंकि हमने बात महाराष्ट्र की है, गडकरी जी, हमने एक ओपिनियन पोल भी दिखाया था कुछ दिन पहले, उसमें आ रहा है कि ऐसे इंडिकेशंस हैं कि शिवसेना उद्धव गुट के पास सिंपैथी है। ये हमारे जो ट्रेंड्स आ रहे हैं उसमें दिखाई दे रहा है। आपको क्या लगता है? नहीं, मुझे लगता है पिछले बार जो रिकॉर्ड था हमारा, उतनी सीटें, उससे ज़्यादा सीटें हमको मिलेगी। अब ट्रिपल इंजन लग गया है और निश्चित रूप से हम बहुत अच्छे मार्जिन से जीतेंगे, यही मेरा विश्वास है। कांग्रेस के खाते फ्रीज कर दिए गए, उनके पास चुनाव प्रचार तक के पैसे नहीं है, वो ये कहते हैं। मैं तो नागपुर में भी प्रचार कर रहा हूँ, वो इनकम टैक्स ने किया इसका सरकार के साथ और हमारे पार्टी के साथ कोई संबंध नहीं। उनकी कोई दिक्कत होगी, उनकी कुछ कमियाँ होगी, उन्हें उसका जवाब देना चाहिए। वो कहते हैं कि वो आरोप लगाते हैं कि 14 लाख रुपए के डिपॉजिट पर उन्हें 1800 करोड़ का नोटिस भेजा गया, जबकि 2017 और 18 में बीजेपी के पास 42 करोड़ रुपए की जानकारी नहीं है। इस लिहाज से बीजेपी पर 4600 करोड़ की देनदारी बनती है, उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुझे पता नहीं है, पर कांग्रेस बेबुनियाद आरोप करती है, उन्होंने एजेंसी को कन्विंस करना चाहिए जो कुछ है। अच्छा गडकरी जी, महाराष्ट्र की हम बात कर रहे हैं। मुझे याद है आज से कई साल पहले जब मैंने आपका एक इंटरव्यू किया था तो आपने मुझसे कहा था कि आपने कोशिश की थी उद्धव जी और राज ठाकरे जी को साथ लाने की, लेकिन वो कामयाब नहीं हुई। महाराष्ट्र में चर्चा है कि राज ठाकरे और एनडीए के बीच नज़दीकियों के पीछे नितिन गडकरी जी हैं। नहीं, अब देखो, ये जो बात थी ये बहुत पुरानी हो गई।
जब बाला साहब के मृत्यु के पूर्व कभी मेरी उनकी बातचीत हुई थी तब उन्होंने मुझे कहा था, मैंने कोशिश की थी, अब उसको ज़माना बीत गया, परिस्थितियाँ बहुत बदल चुकी हैं और राज ठाकरे और हमारी पार्टी के बीच में अध्यक्ष जी बातचीत कर जो है वो कर रहे हैं और होम मिनिस्टर कर रहे हैं, तो दोनों की बातचीत से जो नतीजा निकलेगा वो आपको बाद में पता चलेगा। एक सवाल है, ये मेरा आपसे बहुत ही पर्सनल सवाल है। अटल जी कहते थे कि राजनीति में मतभेद होना चाहिए लेकिन मनभेद नहीं। आप भी कहते रहे हैं कि राजनीति अपनी जगह है, दोस्ती अपनी जगह है। तमाम विपक्षी पार्टियों में आपके दोस्त हैं, सब जानते हैं, लेकिन आज की राजनीति में देखा जाता है कि जो साथी नहीं वो दोस्त नहीं, जो दोस्त नहीं वो दुश्मन है। आप आज की राजनीति में अपने आप को किस तरीके से? नहीं, मैं तो पहले ही मानता हूँ कि राजनीति में हम एक दूसरे के विरोधी होते हैं, दुश्मन नहीं होते हैं। और लोकतंत्र में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो बात की कि मतभेद हो सकते हैं पर मनभेद नहीं होने चाहिए। और आज देश की समस्या विचार भिन्नता नहीं है, विचार शून्यता है। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी एक स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन के आधार पर हम लोग काम करते हैं। लोकतंत्र हमारी कमिटमेंट है और राष्ट्रवाद हमारा आत्मा है। गुड गवर्नेंस एंड डेवलपमेंट हमारा उद्दिष्ट है और सामाजिक आर्थिक चिंतन पंडित दीनदयाल उपाध्याय का अंत्योदय का ये हमारा मिशन है। हम अपने विचारों को श्रद्धा रखकर इस सिद्धांतों के लिए काम करते हैं। यही हमारा संस्कार है, यही हमारा विचार है। लेकिन गडकरी जी, आपकी दोस्ती की मिसाल विपक्षी भी देते हैं। वो कहते हैं आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हमारा कोई भी प्रोजेक्ट हो और गडकरी जी ने पास ना किया। देखिए, आप बताइए, एक हाईवे है, पहले 40 किलोमीटर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में जाता है, फिर 40 दूसरे में आता है, और दूसरे में अगर कोई दूसरे पार्टी का एमपी है तो क्या आप मुझे ये कहेंगे कि मैं उसके 40 किलोमीटर बंद कर दूँ? मैं कश्मीर से कन्याकुमारी रोड बना रहा हूँ, तो इस प्रकार की राजनीति करना मेरे लिए उचित भी नहीं है। तो जो सही काम है वो सबका करना चाहिए, और मोदी जी ने भी कहा है सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास। आपने हाईवे का जिक्र किया, मैं नागपुर में हूँ, आपके घर के बगल में जो एक ट्रिपल फ्लाईओवर आपने बनाया है, हाँ, ये किसी मिरेकल से कम नहीं है। इसकी मैं आपको बधाई देना चाहूँगा। वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये भी शामिल है। और अभी हम लोग 50,000 करोड़ के ऐसे फ्लाईओवर पूना में बना रहे हैं, चेन्नई में 12,000 करोड़ का बना रहे हैं। नई नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करके हमारे देश की इंफ्रास्ट्रक्चर को वर्ल्ड स्टैंडर्ड का बनाना, ये हमारा सपना है और एक मिशन के रूप में ये कार्य करने की मैं लगातार कोशिश करते रहता हूँ। अभी द्वारका एक्सप्रेस हाईवे आपने देखा कि नहीं? जी जी बिल्कुल, बहुत सुंदर हुआ है, ऐसे स्टेट ऑफ आर्ट प्रोजेक्ट। नहीं तो फिर मैं आपसे एक TV9 के स्टूडियो में जब आप आए थे और आपने हमसे बातचीत की थी, मैंने आपसे एक काल्पनिक सवाल रखा था कि अगर नितिन गडकरी को पार्टी चुनाव लड़ाती है तो वो कहाँ से लड़ेंगे। आपने नागपुर का नाम लिया। आज मैं आपसे एक और काल्पनिक सवाल पूछता हूँ, अगर बीजेपी तीसरी बार सत्ता में आती है तो नितिन गडकरी कौन सा मंत्रालय संभालेंगे? देखिए, अभी हम निश्चित रूप से जीतेंगे, हमारी मेजोरिटी आएगी और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। और प्रधानमंत्री का ये प्रिविलेज होता है कि किसको कौन सा डिपार्टमेंट देना, तो उसी के आधार पर वही उसका निर्णय वही करेंगे। वो तो हमारा मेरे लेवल पे या जिस मंत्री बनते वो तो नहीं कर सकते। आखिरी 2 सवाल आपसे मैं पूछूंगा। हमने पहले राजनीति में दोस्ती का जिक्र किया। उद्धव ठाकरे कहते हैं कि नितिन गडकरी हमारी पार्टी में आ जाए। देखिए, किसने क्या कहना और नहीं कहना ये उनका प्रश्न है। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, संघ का स्वयंसेवक हूँ, विद्यार्थी परिषद का कार्यकर्ता रहा हूँ और मेरी विचारधारा इज ए पार्ट ऑफ माई लाइफ कन्विक्शन। पॉलिटिक्स ऑफ कन्विक्शन एंड पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस। तो मैं पॉलिटिक्स ऑफ कन्विक्शन स्कूल का विद्यार्थी हूँ। जब तक राजनीति में रहूँगा अपने सिद्धांत और उसूलों के साथ रहकर ही काम करूँगा। इसलिए बीजेपी मेरी विचार निष्ठा है, लाइफ कन्विक्शन है और इसके लिए बीजेपी का कार्य करता हूँ। गडकरी जी, आखिरी सवाल, जब मैं एयरपोर्ट से उतरा और होटल तक गया तो लोकल एक ड्राइवर थे हमारे साथ, उन्होंने पूछा कि मैंने उनको बताया मैं गडकरी जी का इंटरव्यू कर रहा हूँ, तो उन्होंने कहा एक सवाल आप मेरा पूछेगा, और ये थोड़ा रिवर्स सवाल है। जब सभी नेताओं से बोला जाता है, परिवारवाद के ऊपर सवाल पूछा जाता है, तो वो जो ड्राइवर साहब थे उन्होंने मुझसे सवाल पूछा कि आप गडकरी जी से पूछेगा कि उनका परिवार का कोई राजनीति में क्यों नहीं आ रहा है। ऐसा मैं ये मानता हूँ कि एमएलए के पेट से एमएलए, मंत्री के पेट से मंत्री, ये अच्छा नहीं है, ये परिवारवाद है। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि किसी का लड़का होना, लड़की होना, पत्नी होना गुनाह है। तो निश्चित रूप से वो मैंने अपने लड़कों को यही कहा
कि मेरी राजनीतिक जो विरासत है, जो मुझे कुछ मिला है, उसके ऊपर अधिकार जिन कार्यकर्ताओं ने मेरे लिए बड़ा करने के लिए रात दिन मेहनत की उनका है, और जो संपत्ति है, खेती है, बाकी कुछ है, ये सब तुम्हारा है। और आपको अगर राजनीति में जाना है तो ज़रूर जाइए, पर मेरे पुत्र के रूप में तुरंत पहले लाइन में बैठ कर नहीं, तो आखिरी लाइन से काम करते हुए अपने कर्तृत्व के साथ लोगों का विश्वास संपादन करके बड़ा होने की कोशिश करिए। मेरे पुण्य का, मेरे नाम का उपयोग करके आप बड़े होंगे, ऐसा वारसा मैं आपको नहीं देना चाहता। इस वारसे को दूंगा तो मेरे कार्यकर्ताओं को दूंगा। और मेरे भी लड़के अभी अपना अपना धंधा बिजनेस करते हैं, अच्छा काम करते हैं। अभी तक वो सामाजिक कार्य करते हैं, पत्नी भी बहुत सामाजिक कार्य करती है, वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन हॉस्पिटल चलाती है। मैं कभी उनके काम में हस्तक्षेप नहीं करता, और इसमें से कोई राजनीति में नहीं है। पर जब मैं चुनाव में खड़ा रहता हूँ तो मेरे लिए सब घर घर जाके प्रचार जरूर करते हैं। गडकरी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला, हमसे बातचीत की। ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। नमस्कार। कैसा लग रहा है गडकरी जी का? बढ़िया, बहुत बढ़िया लग रहा है। बहुत जोश है और लोगों में बहुत उत्साह है। क्यों उत्साह है, क्यों जोश है गडकरी जी को? पॉजिटिव है कि गडकरी जी ही आएंगे। आ रहे हैं भगवादारी, तैयारी आ रहे हैं भगवादारी, अटल अडवाणी कमल निशान मांग रहा है हिंदुस्तान। यहाँ पर बिजली, पानी, सड़क कैसा है? यहाँ पे सारी फैसिलिटी बहुत वंडरफुल है और सर का काम भी बहुत अप्रिशिएटिंग है। हर काम उनके अच्छे काम है। नागपुर में क्या क्या किया? नागपुर में रोड से लेके मेट्रो से लेके हर काम में उन्होंने बहुत बड़ा योगदान है उनका। बिजली, पानी, क्या हाल है? सभी चीज की व्यवस्था बहुत बढ़िया है। कैसा काम था? बहुत अच्छा है सर, उनके ऑल इंडिया में काम है सर उनका। बहुत नागपुर में क्या बदलाव? बहुत बदलाव सर, ऑल इंडिया में बदलाव किया है उन्होंने सर। उनके ऐसा कोई नेता नहीं है कैसे लगते हैं गडकरी? अच्छे हैं, उन्होंने महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया है।